जैन साथियों, चलिए आज अभी तक आपका बीपीएससी द्वारा फिजिक्स से पूछे गए प्रश्न को हल करते हैं। यानी अभी तक आपका बीपीएससी द्वारा फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें आपका लगभग 200 क्वेश्चन शामिल है और यह सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए, आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको यानी बीपीएससी की जो सिविल सर्विस है उसके आपके क्वेश्चन को हल करनी चाहिए। देखिए, बीपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपका वहीं से रिपीट रहता है, इसीलिए आपको यानी इस क्वेश्चन बैंक को एक बार हल करनी चाहिए। आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन को हल करेंगे, इसी तरह से आपको अगले क्लास में केमिस्ट्री क्वेश्चन हल करवा देंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में आपका बायो के क्वेश्चन को भी हल करवा देंगे। इस आपका ये होगा कि साइंस का आपका पार्ट कवर हो जाएगा और यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन रिपीट करेगा वो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट रहता है एग्जाम में, ठीक है। बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती एग्जाम है उसमें आपका बीपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम से आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि विद्युत धारा की इकाई है, यानी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो ये होता है आपका एम्पियर, ऑप्शन डी होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका विद्युत धारा होता है यानी आई बराबर होता है आपका, ध्यान रखिएगा, डी क्यू बाय डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखिए चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है या इसका मात्रक होता है यानी कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। कूलम्ब पर सेकेंड इसी को बोलते हैं एम्पियर। तो ध्यान रखिएगा, आपको यदि एम्पियर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर देगा आपका कूलम्ब पर सेकेंड। तो यह यूनिट भी ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का यूनिट होता है क्या, एम्पियर तो होता ही है, साथ में ध्यान रखिएगा कूलम्ब पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि देखिए V बराबर IR आप ओम्स लॉ में पढ़े होंगे, ठीक है। इस फार्मूला को एक बार आप ध्यान रखिए, यहाँ से आपका I का फार्मूला आ जाएगा V/R आ जाएगा, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए ये आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। आप जानते होंगे कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब एटॉमिक नंबर यदि आपका 1 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितना है, 1 है, ठीक। और इसका मास नंबर भी 1 है, इसका मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या आएगा, यानी यहाँ से n का वैल्यू आपका आ जाएगा 0, यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन का आपका एंगस्ट्रम इकाई है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई होती है, तो ये होता है आपका तरंग दैर्घ्य की यानी वेवलेंथ की, ठीक है, वेवलेंथ की यूनिट होती है एंगस्ट्रम, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, V बराबर F लैम्डा, V बराबर F लैम्डा, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 4 है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष होती है दूरी की इकाई, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष क्या होते हैं, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है, ठीक है, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा एक प्रकाश वर्ष कितने होते हैं, एक प्रकाश वर्ष, एक सेकेंड, ये भी ध्यान रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपका ध्यान रखिएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष पर होता है आपका, एक प्रकाश वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर आपका घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यह बने होते हैं, ध्यान रखिएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी होती है और इसका फॉर्मूला होती है आपका SiO2,
SiO2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो ये आपका है विद्युत धारा, ऑप्शन सी हुआ। ध्यान रखिएगा आपका मूल भौतिक राशि 7 है, ठीक है। मूल भौतिक राशि 7 है। कौन कौन है? ध्यान रखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम, यानी जिसको मोल में हम मापते हैं, ठीक है। तो ये 7 आपका भौतिक राशि है, ध्यान रखिएगा, यानी मूल भौतिक राशि, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन कर आपका कि ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसके मात्रक है? तो देखिए ओम मीटर ये आपका होता है प्रतिरोधकता का, यानी रेजिस्टिविटी का, ठीक है। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। आप कैसे निकालेंगे? इसको आप निकाल भी सकते हैं। तो आपको इसके लिए प्रतिरोध का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। R बराबर होता है आपका रो इंटू L बाय ए। इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। R बराबर रो इंटू L बाय ए। रो क्या है? यही आपका प्रतिरोधकता है, ठीक है। प्रतिरोधकता यही आपका रो है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। यहाँ से हम ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम जो रो का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये आपका जगह रो बराबर, इसको इधर लिए तो R इंटू ए बाय एल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यूनिट कैसे निकालते हैं। R क्या है? R आपका प्रतिरोध है, तो इसका यूनिट आपका ओम होता है। और एरिया है, तो एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। यहाँ से मीटर 1 मीटर कट जाएगा, तो यहाँ से आपका रो का यानी यूनिट क्या आ जाएगा? ओम गुने मीटर आ जाएगा। यानी यही इसलिए कहते हैं हम कि प्रतिरोधकता का यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। तो ये आप निकाल भी सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, R बराबर रो इंटू एल बाय ए। रो इंटू एल बाय ए। रो क्या है? रो आपका प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है। एल क्या है? ये आपका लंबाई है किसका? तो यानी कंडक्टर का, ठीक है। ए क्या है? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका? कंडक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? फिर आपका क्वेश्चन आ गया, ये दूरी की इकाई है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कह रहा है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापते हैं आवृत्ति को, यानी फ्रीक्वेंसी को। ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति को मापा जाता है। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को बीपीएससी बार बार रिपीट किया है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में, ऑप्शन ए होगा। एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, V बराबर एफ लैम्डा होता है। V बराबर एफ लैम्डा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? वाट होते हैं, ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये विद्युत शक्ति यानी पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला 3 होता है, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखिएगा। एक होता है V² R, ठीक है। P बराबर V² R। दूसरा होता है आपका P बराबर I² इंटू R। और तीसरा आपका होता है P बराबर V इंटू आई, ठीक है। इस तीनों फॉर्मूला का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पावर जो होता है आपका, ये होता है आपका वर्क बटे समय होता है, ठीक है। वर्क बटे समय यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अब देखिए वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और समय क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यानी हम वाट को ही जूल पर सेकेंड कह सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से और ध्यान रखिएगा, यदि आपके एग्जाम में वहाँ वाट ना दिया हो तो वहाँ पर आपका जूल पर सेकेंड भी दिया जा सकता है, क्योंकि यह भी विद्युत शक्ति का ही यूनिट होता है, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही हम वाट कहते हैं, ठीक है। जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कर रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। तो ये होता है आपका लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है सौर विकिरण के निम्न से किस परास में दिखता है? तो आपका जो ऑप्शन बी 400 से 700 नैनोमीटर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन आपका ये
रिपीट कर गया है, सॉरी। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन कह रहा है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो देखिए आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ध्यान रखिएगा हाइग्रोमीटर। एक होता है आपका हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से हम यानी लिक्विड का घनत्व मापते हैं, ठीक है। कोई भी लिक्विड का घनत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से, ठीक है। और हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं, और लैक्टोमीटर से हम दूध के शुद्धता को मापते हैं लैक्टोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन क्या आपका दाब का मात्रक होता है। अब देखिए दाब ना प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो प्रेशर का फार्मूला आपका होता है P बराबर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेशर, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन होता है, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। और ये आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया है बल यानी फोर्स, तो फोर्स आपका वेक्टर है, स्केलर नहीं है। बी में है दाब प्रेशर, हाँ दाब प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है, आपका बी हो जाएगा। वेग आपका वेक्टर क्वांटिटी है, त्वरण भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपसे कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सा यानी अदिश राशि कौन सा है, तो ये आपका है प्रेशर यानी दाब, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 19 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्न से कौन सी सदिश राशि नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, कौन सी सदिश राशि नहीं है, इसका कहने का अर्थ हुआ कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। जब कह रहा है कि सदिश राशि नहीं है यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन ए में है क्या गति, तो स्पीड क्या है, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ऑप्शन ए तो होगा ही। वेग है तो वेग ने वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, ये तो होगा नहीं। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। बल आघूर्ण यानी टॉर्क, ये भी क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। आपका सदिश राशि कौन नहीं है, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि गति यानी स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन क्या आपका यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि धरती यानी पृथ्वी का स्पीड यदि ओमेगा है, तो ये भूमध्य रेखा पर जी जो होता है ये जी डैश, ये आपका कहता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। अब कह रहा क्या है, उस पर हम पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ा दे, यानी यहाँ पर कहने का अर्थ ये हुआ कि ओमेगा को हम बढ़ा दें, ठीक है। ओमेगा को बढ़ा देंगे तो ये पूरा बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो इसमें से माइनस होगा, यानी यहाँ देखा जाए तो जी डैश का मान क्या होगा कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब पृथ्वी का गति बढ़ा दिया जाएगा तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का वजन क्या होगा, तो वो कम हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब हम यहाँ पर किसको चेक किए, जी डैश को क्यों किए, क्योंकि अगर आपको वेट पूछ रहा है तो भाई एम इंटू जी कहीं पर वेट होता है, एम इंटू जी, तो हम चेक कर लिए कि जी का मान क्या हो रहा है, क्योंकि एम तो कांस्टेंट है। जब जी का मान घट रहा है वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान घट रहा है, इसका मतलब इसका वेट भी वहाँ पर क्या होगा घटेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, यानी किसका यूनिट ही नहीं है, ठीक है, यूनिट ही नहीं है। अब देखिए ऑप्शन ए में आपका प्रतिबल को हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम स्ट्रेस, क्या करेंगे स्ट्रेस कहेंगे। ये होता है आपका फोर्स पर लेंथ होता है, ठीक है, फोर्स पर लेंथ होता है। तो ये आपका क्या है, इसका तो मात्रक है आपका जगह न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। फिर बी में क्या है बल है, बल का भी होता है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन होता है, इसका भी यूनिट है। देखिए सी में क्या है विकृति है, तो विकृति क्या होता है, ये आपका होता है स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन होता है। और ये होता है आपका चेंज ऑफ लेंथ बटे
लेंथ होता है। अब देखिए क्या होता है, चेंज ऑफ लेंथ यानी लंबाई में चेंज, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। और बटे लंबाई है तो लंबाई का भी यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। तो मीटर मीटर कट जाता है, यानी स्ट्रेन यानी विकृति का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि मीटर मीटर कट गया। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन होता है आपका डेल्टा एल बाय एल होता है, ठीक है, डेल्टा एल बाय एल होता है। तो आपका विकृति यानी स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस तरीके से एक बोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए आपको यानी डिफिनीशन पूछ दिया, एक बोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्ट किसका यूनिट होता है, तो ये होता है आपका यानी विभवांतर का यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, देखिए आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, W बराबर Q इंटू डेल्टा V, ठीक है। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब दो पॉइंट के बीच आपका विभवांतर दिया रहता है और कहा था कि एक चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना होगा, एक चार्ज को इस पॉइंट से उस पॉइंट ले जाने में कितना वर्क करना होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ेंगे, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, चेंज ऑफ पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, डेल्टा V बराबर निकाल देंगे W बटे Q निकाल देंगे। और W क्या वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और Q क्या है, सॉरी बटे Q क्या है, तो Q कूलम्ब है यानी चार्ज है, तो वजह जूल पर कूलम्ब हो जाएगा। जूल पर कूलम्ब किस में है, जूल पर कूलम्ब, आपके जूल पर कूलम्ब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम्ब, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जब तक आपको फार्मूला ध्यान नहीं रहेगा आप क्वेश्चन ऐसे नहीं बना सकते हैं, और फिजिक्स में आप ज़्यादा रट भी नहीं सकते हैं। फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यानी आपको फार्मूला ध्यान रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। अब देखिए बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम पूछा गया आपका यानी 15/12/2023 को, ठीक है, 11th-12th में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का प्रयोग करता है। देखिए रॉकेट भी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही काम करता है, और तीरंदाजी भी, ठीक है। तो यानी ए और बी दोनों होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन क्या है आपका, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित करते रखते हुए एक परमाणु की नाभिक में जोड़ने वाले कण है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु की नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। अब क्या कह रहा है, रासायनिक गुण को अपरिवर्तित रखते हुए, ठीक है, यानी रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करता है, तो ये करता है आपका एटॉमिक नंबर पर, ठीक है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। तो अब कर एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, उसको अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में, हाँ देखिए, तो आप ध्यान समझिए कि परमाणु के नाभिक में आपका क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए, रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वही एटॉमिक नंबर को डिसाइड करता है। अब देखिए इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो नाभिक में किसको चेंज कर सकते हैं, हम न्यूट्रॉन को चेंज कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को चेंज कर सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए किसी भी एटम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, इसके नाभिक में कह रहा कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए, तो रासायनिक गुण डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, क्योंकि वही एटॉमिक नंबर होता है, तो यानी हम प्रोटॉन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम नाभिक में किसको चेंज कर सकते हैं, पहले न्यूट्रॉन बच गया तो न्यूट्रॉन को चेंज कर सकते हैं, और किसको करेंगे, न्यूट्रॉन को कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना आएगा। देखिए यदि किसी वस्तु का भार, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार यदि 100 न्यूटन है, ठीक, तो उसका अगर चंद्रमा पर क्या होगा, तो भाई क्या होगा चंद्रमा पर, ये जो अब इसका वेट है, ध्यान रखिएगा, इसका वेट है, वह वेट क्या होगा चंद्रमा पर, इसका 6 भाग हो जाता है, mg/6 हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर mg है किसी का वेट,
तो चंद्रमा पर क्या होगा, mg/6 होगा। तो यदि किसी पृथ्वी पर 100 है तो चंद्रमा पर क्या होगा, 100/6 हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा। अब 100 में 6 से भाग दीजिए, ये आपका आएगा 50/3। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 50/3 यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन कह रहा है सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम है। अब देखिए इसको कैसे ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिए, ये प्रिज्म है। जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो प्रिज्म से 2 बार अपवर्तन के बाद 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब उसे क्या कहते हैं, उसका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब 7 रंगों में बट गया, ये आप याद होगा भी, आपको होगा विभज्योर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश जितना अधिक मुड़ जाएगा ना, जितना अधिक मुड़ेगा उसका तरंगदैर्घ्य उतना कम होता है, ठीक है। यानी वेवलेंथ जो है वो, जो प्रकाश जितना मुड़ेगा उसका वेवलेंथ उतना कम होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका सबसे अधिक कौन मुड़ता है, बैगनी मुड़ता है, ठीक, और सबसे कम कौन मुड़ता है, लाल मुड़ता है। तो लाल सबसे कम मुड़ा है, इसका मतलब लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, और बैगनी सबसे अधिक मुड़ा है तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। कहने का अर्थ ये हुआ, मोड़ने का अर्थ ये कि विचलन, ठीक है, यानी तरंगदैर्घ्य जो होता है ना वो विचलन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, विचलन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी विचलन जिसका अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, और विचलन जिसका कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। तो अब आपको याद रहेगा, आप देख लिए कि लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसका मतलब लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बैगनी से ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो याद रखना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कह रहा है जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देते हैं तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का क्या नाम है। इसको कहते हैं प्रकाश का व्यक्तीकरण, ठीक है, इसको कहते हैं प्रकाश का व्यक्तीकरण, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक परमाणु के नाभिक का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, यानी एक परमाणु के नाभिक, अभी आपको पता है कि नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसमें कह रहा है कि धन आवेशित, देखिए धन आवेशित किस पर रहता है, प्रोटॉन पर रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो चार्ज 0 रहता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज होता ही नहीं है। तो नाभिक में आपका 2 ही कण होता है, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। तो आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, क्या कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कह रहा है वह बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है उसे क्या कहते हैं, इसे त्रिक बिंदु कहते हैं। क्योंकि देखिए ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है, तीनों एक साथ रहते हैं, तो इसीलिए इस बिंदु को हम त्रिक बिंदु कहते हैं, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर आपका कि कॉस्मिक किरणें क्या होते हैं, तो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं, ठीक है, आवेशित कण होते हैं, ऑप्शन ए होगा, कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन कह रहा है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। 2G स्पेक्ट्रम में G का क्या अर्थ है, G का क्या अर्थ है, तो G फॉर होता है जनरेशन, ठीक है, जनरेशन। 2G मतलब दूसरी पीढ़ी, 2G यानी दूसरी जनरेशन, ऑप्शन सी होगा, G फॉर जनरेशन। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन कह रहा है रडार का आविष्कार कौन किया था, रडार का आविष्कार कौन किया था, तो रडार का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट वाटसन रडार की खोज किया था। और कब किया था, तो ये किया था आपका 1935 में। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कह रहा है गॉड पार्टिकल क्या है, गॉड पार्टिकल क्या है, तो यह एक हिग्स बोसॉन है,
ऑप्शन बी होगा, हिग्स बोसॉन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1930 में, ठीक है। सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीफोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये क्या था आपका, ध्यान रखिएगा, टेलीफोन की खोज क्या था? गैलीलियो ने, ऑप्शन डी होगा। 36 का ऑप्शन डी होगा, गैलीलियो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन क्या आपका, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ये किताब का राइट ब्रदर्स ने, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कह रहा है एक माइक्रोन बराबर होता है, देखिए कह रहा है एक माइक्रोन बराबर होता है, तो आपको होगा एक माइक्रोन, आपको पता होगा कि 10⁻³ मीटर होता है, लेकिन आपका सब में मिलीमीटर दिया है, ठीक है। तो मिलीमीटर में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब आपका हो जाएगा 10⁻⁴ मिलीमीटर, ठीक है, एक माइक्रोन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन क्या आपका 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। अब देखिए 40 डिग्री का कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो इसको बदलने का तरीका ध्यान रखिएगा। C/100 बराबर F-32/180। इसको आप ध्यान रखिए, ज़िंदगी में आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। C/100 बराबर F-32/180। अब क्या करें, 40 डिग्री सेल्सियस यानी C का मान कितना दिया है? 40 दिया है, यहाँ हम 40 रख देंगे, बटे 100 बराबर F-32/180। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कोना कोनी गुना कीजिए तो F-32 बराबर आपका आ जाएगा 18 चौक 72। यहाँ से हम F का मान निकाल सकते हैं। F का मान आ जाएगा 72 बटे प्लस 32, 7 3 10 2 2 4, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए आप एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180। इसी को आप ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको यदि सेल्सियस से केल्विन में कहे बदलने के लिए तो इस दोनों को बराबर कर दीजिएगा, यदि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कहे तो इस दोनों को बराबर कर दीजिएगा, यदि केल्विन से फ़ारेनहाइट कहे तो इस दोनों को बराबर कर दीजिएगा। आपको यहीं से सभी फार्मूला आपको आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं पदार्थ के ऑप्शन डी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन क्या आपका गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो देखिए इसमें कहा जाए तो सबसे पहले गैलीलियो ने परिभाषित किया था, ठीक है, न्यूटन नहीं होगा। अब गलती से भी न्यूटन मत मारिएगा, आपका गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही यानी गति को परिभाषित किया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन क्या आपका कि लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड क्या होता है? देखिए पेंडुलम यानी पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है, ये कह रहा है। देखिए इसके लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए कि पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है आपका T बराबर 2π√L/g। ये क्लास आप 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। T बराबर 2π/√L/g। अब देखिए ये किस पर निर्भर करता है, तो भाई देखिए पाई कांस्टेंट है, लेकिन जी पृथ्वी पर कांस्टेंट होता है, लेकिन चंद्रमा पर जाने पर वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। और आपका देखिए और क्या है, लंबाई है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, कहीं द्रव्यमान है नहीं है। जी क्या है, जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी एक्सेशन है, तो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। फिर कह रहा है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ लंबाई है तो लंबाई पर निर्भर करता है। समय पर करता है, नहीं करता है। तापक्रम करता है तो तापक्रम पर नहीं करता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकता है, ठीक है। कैसे, देखिए आपको दिखाते हैं। ऐसे इसका आंसर बी होगा, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे ताप पर डिपेंड करता है ये बताता है आपको। टाइम पीरियड होता है 2π/√L/g। अब देखिए यदि ताप बढ़ाएंगे
तो ये क्या होता है, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाता है, ठीक है, एक्सपेंशन कारण, ठीक है, एक्सपेंशन कारण आपका एक पेंडुलम का लंबाई बढ़ जाता है। अब जब लंबाई बढ़ जाएगा तो भाई वो टाइम पीरियड उस पर निर्भर करेगा। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि तापमान पर भी वो टाइम पीरियड डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली कहा जाता है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूला को आप जरूर ध्यान रखिएगा। 2π√L/g, 2π√L/g, सॉरी, टाइम पीरियड बराबर 2π√L/g होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन कर आपका कि बल गुणनफल है, आप तो जानते होंगे F बराबर कहता है m इंटू ए होता है। m क्या है, तो m आपका द्रव्यमान है और a क्या है, त्वरण है। तो F बराबर m इंटू ए, यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है, फोर्स होता है। कहाँ है, द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर आपका कि त्वरण ज्ञात करने के सही सूत्र है, आप पढ़े होंगे क्लास 11th में या क्लास 9th में पढ़े होंगे, ए बराबर v माइनस यू बटे टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर आपका अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा। अब देखिए सोचिए, कह कि दो अलग अलग वेट का वस्तु है, इसको चंद्रमा की सतह पर गिराते हैं, ठीक है। देखिए पृथ्वी पर यदि एक्सेलरेशन g है तो चंद्रमा की सतह पर क्या होता है, चंद्रमा पर g/6 हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, सेम हाइट से यदि हम दो वस्तु को गिराएंगे तो क्या होगा, वजन खाली अलग अलग है, वजन अलग अलग है, फर्क नहीं पड़ेगा। चंद्रमा पर भी वो दोनों एक ही साथ गिरेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, ठीक है, और मास पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है कि समान परिणाम के बल का अनुभव होगा, नहीं, सेम बल नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए जिसका भार ज़्यादा होगा तो उस पर m इंटू g/6 का मान क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ये मास पर डिपेंड करता है वेट, तो वेट तो सेम होगा नहीं, यानी आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। बी है अलग अलग त्वरण होगा, अलग अलग त्वरण भी नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा है तो वहाँ g/6 होगा इसके लिए भी, तो g/6 इसके लिए भी होगा, सब दोनों के लिए सेम होगा, तो बी भी आपका नहीं होगा। चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सी है उनके जरूरत में परिवर्तन होगा, इनके जड़त्व में परिवर्तन होगा। और डी है कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सही है, क्योंकि देखिए दोनों बॉल को आप ड्रॉप कीजिएगा, चंद्रमा हो चाहे पृथ्वी हो कहीं पर, ठीक है, तो इसका इनिशियल स्पीड तो 0 होगा, ठीक, और किसी भी समय पर इसका हम स्पीड निकालेंगे तो v बराबर u प्लस AT, तो आप जानते ही हैं AT, तो यहाँ से आपका जगह v बराबर u तो 0 हो जाएगा, एक जगह आपका g/6 होगा इंटू टी हो जाएगा, तो v बराबर आपका हो जाएगा g/6 इंटू टी हो जाएगा, और ये दोनों के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो सबसे आपका अच्छा सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन डी है कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, किसी भी क्षण, बिल्कुल सही है, किसी भी समय पर दोनों का वेग सेम होगा, क्योंकि वेट पे वो डिपेंड नहीं करता है। आप फॉर्मूला में देखें कहीं वेट है, v बराबर g/6 इंटू टी आया है, वो समय पर डिपेंड करता है, समय तो दोनों के लिए सेम है, क्योंकि सेम समय पर ड्रॉप करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी समय दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कह रहा है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए तो वॉशिंग मशीन जो है ये आपका अपकेंद्रीकरण पर कार्य करता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अपकेंद्रीकरण मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या कार्य करता है इसमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी सदिश नहीं है यानी वेक्टर नहीं है। जब वेक्टर नहीं है तो क्या होगा, स्केलर होगा, यानी अदिश होगा। देख लीजिए कौन अदिश है, विस्थापन सदिश यानी वेक्टर है, बल वेक्टर है, वेग वेक्टर है, आयतन क्या है, स्केलर है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात निम्न से कौन से भौतिक राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई संवेग क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, m इंटू बी होता है। इसमें किससे भाग देना है, वेग से भाग देना है। वेग से भाग दीजिए, भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, मास आ जाएगा। ठीक है, यानी हम जब मोमेंटम में वेलोसिटी से भाग देंगे तो क्या बचता है, मास बचता है, यानी द्रव्यमान बचता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। आप देखिए इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है। 1 किलोमीटर दूरी कितना होगा भाई, 1000 मीटर होगा। ऑप्शन सी होगा, बताओ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है। अब बताओ, एक पिकोग्राम आपसे पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होता है। तो पिको मतलब 10 के पावर -12। ऑप्शन सी होगा, 10 के पावर -12 ग्राम। एक पिकोग्राम मतलब 10 के पावर -12 ग्राम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन क्या आपका कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया जा रहा बल क्या होगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड तुरंत से नीचे आते समय शून्य होगा। चलो उसे दिखाते कैसे। देखिए आप लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक, लिफ्ट में आप खड़े हैं, आपका जो भी वेट है mg नीचे लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए जब नीचे की ओर वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आएगा तो क्या होगा, इस पर सूडो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन किसका, लिफ्ट का। ठीक है, तो 9.8 है लिफ्ट का एक्सेलरेशन। तो इतना फोर्स m इंटू 9.8 नीचे लग रहा है, उतना ही फोर्स m इंटू 9.8 ऊपर लग रहा है। तो इस व्यक्ति पर नॉर्मल क्या लगेगा भाई, नॉर्मल 0 लगेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। तो यही तो कह रहा था आपका ऑप्शन बी में कि लिफ्ट 9.8 मीटर स्क्वायर तुरंत से नीचे जाते समय शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा, शून्य होगा। उस व्यक्ति पर फोर्स क्या लगेगा, शून्य लगेगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर 9.8 मीटर पर सेकेंड से तुरंत से जाते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पंख, एक रबर की गेंद, एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा भाई। कि देखिए इसका अर्थ ये कहने का अर्थ ये हुआ कि एक भारी है, एक हल्का है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है आपका सेम ऊंचाई से यदि आप गिरा रहे हैं, ठीक है, वजन क्या है फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप सेम ऊंचाई से गिरा रहे हैं और निर्वात है तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा सब में, और समय भी सबको सेम ही लगेगा, क्योंकि टाइम होता है आपका √2h/g होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहीं भी वेट यानी मास पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता है। जब द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है तो यानी ये द्रव्यमान से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कुछ भी वेट रहे यदि सेम हाइट से सेम टाइम पे गिराएंगे तो सभी गेंद आपका एक ही साथ नीचे गिरेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों एक ही साथ जमीन पर गिरेंगे। क्वेश्चन का 53 है। क्वेश्चन क्या आपका कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। अब देखिए प्रकाश की वेग किस में न्यूनतम होगी। अब इसके लिए आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि अपवर्तनांक क्या होता है। म्यू बराबर आपका होता है, अपवर्तनांक होता है म्यू बराबर c/v होता है। अब देखिए c/v, c क्या है, ये आपका है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट होता है। ये v है, v क्या है, तो ये आपका है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम आपको लाइट का स्पीड निकालना है, ये इस मीडियम का ये आपका क्या है स्पीड है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं इसका स्पीड जो है ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स के क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देख लो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें उसका वेग कम होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें उसका वेग कम होगा। तो अब इस सब देखिए बताइए आपको कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो इसमें आपका कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसीलिए कांच में इस प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सोचना होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, ये सब क्वेश्चन याद करने वाला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर आपका कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे होता है, प्रिज्म से होता है। ऑप्शन ए होगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर आपका 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है।
कह रहा है वह प्रतिबिंब कैसा होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है, तो कह रहा है प्रतिबिंब कैसे होगा। ऑप्शन ए है कम चमक वाले एक घोड़ा, काली पट्टियाँ वाला एक जेबरा, काली पट्टियाँ वाला एक घोड़ा, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इस क्वेश्चन कहने का अर्थ ये हुआ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कम चमक वाला घोड़ा। भाई घोड़ा का इमेज है तो घोड़े बनेगा, इसमें जेबरा नहीं बन जाएगा। काली पट्टी लगा तो क्या होगा, कम चमक रहेगा लेकिन ये इमेज बनेगा, ठीक है, कम इसका चमक रहेगा लेकिन वो इमेज बनेगा, ठीक है, काली पट्टी वाला घोड़ा नहीं बनेगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 55 है, क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कर आपका कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये ध्वनि की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये आपका है फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन बी होगा फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है। और देखिए ये क्वेश्चन का बीपीएससी शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन आपका टीआरई 2 में शायद यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, अब एक बार देख लेना। क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन कह आपका कि बॉल बेयरिंग का उपयोग एस्थेटिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग स्टैटिक फ्रिक्शन को किस फ्रिक्शन में बदलने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग का प्रयोग स्टैटिक फ्रिक्शन को किस फ्रिक्शन में बदलने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा रोलिंग घर्षण में, रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है, बॉल बेयरिंग जो होता है रोल जब करेगा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन कर आपका कि फुटबॉल के खेत में एक गोलकीपर फुटबॉल के गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे ओर खींचता है। यह गोलकीपर इस प्रकार का सक्षम बनाता है। क्यों खींचता है, क्योंकि इसको जब खींचेंगे तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे इसका बल कम होगा, ठीक है, धीरे धीरे बल इसका कम होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टाइम वही तो आपका बल होता है, यानी मोमेंटम को वो कम करता है। मोमेंटम को इसलिए कम करता है क्योंकि उससे बल कम लगेगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कि संवेग परिवर्तन के दर को कम करने में। अब देखिए डायरेक्टली यहाँ पर फोर्स नहीं दिया है, डायरेक्टली यहाँ पर ये फोर्स नहीं दिया कि फोर्स धीरे धीरे उसको हाथ पर कम लगेगा, नहीं, संवेग के परिवर्तन के दर को कम करने के लिए। आप देखिए संवेग के परिवर्तन के दर को ही हम फोर्स कहते हैं। आप पढ़े होंगे कि फोर्स क्या होता है, ये आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो फोर्स होता है आपका, यहीं से आपका डिफिनेशन फोर्स का आता है, ठीक है, न्यूटन का जो आपका सेकेंड लॉ है। तो यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन का आपका अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अब देखिए अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज आता है, ठीक है, इसका इंग्लिश ठीक है। अब देखिए अनुदैर्घ्य है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं किसको, अनुदैर्घ्य को, अनुदैर्घ्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, और अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, एक होता है अनुप्रस्थ वेव, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको अच्छा रहता है। अब अगर अनुदैर्घ्य तो यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सा है, ये साउंड, ध्वनि तरंग क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी आपका यानी ट्रांसवर्स वेव है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा ध्वनि तरंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कह रहा है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी चेंज नहीं होती है। तो ये आपका है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कह रहा है वायु में ध्वनि तरंग होती है। अभी आपको बताएं क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, साउंड क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इंग्लिश नेम ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कह रहा है रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। आपको पता है कि नेप्थलीन में क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, तो यहाँ पर आपका होता है उद्रपातन। नेप्थलीन में उद्रपातन होता है, तो उद्रपातन के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन ये हो जाएगा उद्रपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन विधि के द्वारा हम रेत और नेप्थलीन को अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट होते हैं, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 65 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए वोल्ट मीटर को किससे मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से, बिल्कुल सही है। विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर से, ये भी सही है। विद्युत वाहक बल को पोटेंशियोमीटर से मापते हैं, ये भी सही है, ऑप्शन डी है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध गलत है। गैल्वेनोमीटर से भी हम यानी करंट को ही मापते हैं जो आपका माइक्रो में हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी है जो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका टरबाइन और डायनेमो में से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो टरबाइन हो चाहे डायनेमो हो, यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यांत्रिक को ही इंग्लिश में बोलते हैं आपका मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं टरबाइन या डायनेमो के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन का 67 है। क्वेश्चन कह रहा है एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। एलईडी जो बल्ब है आपका, एलईडी का के संदर्भ में कार्य कौन सा कथन गलत है, तो आप देख लीजिए कौन सा कथन सही है। एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा के कम खपत करते हैं, बिल्कुल सही है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये भी सही है। एलईडी में पारा युक्त है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, यही आपका गलत है। ठीक है, एलईडी में पारा युक्त नहीं होता है, एलईडी में पारा का यूज नहीं करते हैं, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, सी ही गलत है। तो इसमें किसका यूज करते हैं, तो गैलियम फॉस्फेट। ठीक है, गैलियम फॉस्फेट का यूज करते हैं, यानी आपका ऑप्शन सी गलत है, इसमें पारा का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। यही क्वेश्चन आपको दिखाए थे कि 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको उसमें बताया था कि ये टीचर वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका क्लास 9 to 10th में। तो आपका बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बैंक जरूर बना कर जाइए। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा ये नहीं, बी नहीं होगा, ए होगा फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर आपका केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, यानी जो सेंट्रल केंद्र की ओर फोर्स लगता है यह किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये है सर्कुलर मोशन कराने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। ठीक है, घर्षण बल शामिल होता है तो आपका होता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन ये होगा। अब देखिए यह क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था और यह क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक बनाइए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत फायदा करेगा। क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक बस सीधी रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज़ी से मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री क्या होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर दाईं ओर मोड़ते हैं तो बस में जो बैठे यात्री है वो क्या होगा, बाईं की ओर झुक जाएंगे, यानी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बाईं की ओर झुक जाएंगे। क्यों झुकेंगे, तो जड़त्व के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कर आपका एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, ऐसा करने से वह
क्या ठीक करने का कोशिश करता है? देखिए ये कोशिश करता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति मिलाना, ठीक है। जो भी और वाद्य यंत्र है उसके फ्रीक्वेंसी से वो अपने वाद्य यंत्र के फ्रीक्वेंसी को मिलाने का कोशिश करता है। ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कर आपका कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का ऊर्जा क्या होंगे? देखिए 100 वाट का बल्ब है, कितना बल्ब है? एक है। 10 घंटा जलाते हैं, टोटल कितना गया आपका? ये हो गया 1000 वाट घंटा। इसमें हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा। हम जानते हैं कि 1 किलो वाट घंटा को हम 1 यूनिट कहते हैं। यानी आपका पावर कितना आ गया? कितना बिजली खपत होगा, सॉरी कितना ऊर्जा खपत होगा? तो ये होगा 1 किलो वाट घंटा ऊर्जा खपत होगा, यानी 1 यूनिट खपत होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 किलो वाट घंटा ही 1 यूनिट के बराबर होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन कर आपका 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरा प्रतिरोध का मान क्या होगा? क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन कैलकुलेटिव है। आप देख सकते हैं कैसे मान दे दिया आपको। तो आप जानते हैं कि समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो आर इक्विवेलेंट हम आपको डायरेक्ट बता रहे क्या होता है। ये होता है आपका R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। और इसका मान दिया है, कितना दिया आपको? ये दिया 1.403 और इसमें R1 का मान दिया है कितना? 2 दिया है। तो 2 इंटू R2 हो जाएगा और 2 प्लस R2 हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 1.403। यहाँ से आप क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए, R2 का मान निकालिए, कोना कोनी गुना कीजिए, यहाँ से आपका R2 का मान आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, ये आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया था जानबूझकर बीपीएससी ने, क्योंकि इसमें समय लगना है, समय लगेगा कैलकुलेशन करने में। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस समय के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आप निकाल कर देखिएगा 4.7 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है। कर पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। अब ध्यान रखिए, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे लेंस मेकर फॉर्मूला क्लास 12 में। 1/f बराबर होता है आपका μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, ठीक। अब देखिए एक तो आपका FL दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जब पानी में डुबाएंगे तो यहाँ पर आपका वाटर का μ2 कितना होगा? ये आपका तो 1.33 होता है, माइनस 1 हो जाएगा इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। यहाँ कंपेयर करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे 1/f बराबर आपका आ जाएगा 0.33 आएगा, लेकिन 0.3 लेंगे इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 आएगा। अब इस पॉइंट को मुड़ाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 10 आएगा। यहाँ से आप ध्यान से देखिए तो फोकल लेंथ जो है पहले से आपका क्या होगा? पहले से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। जो ये फोकल लेंथ है आपका पहले से फोकल लेंथ क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि ये देखिए इसको या फिर नीचे है उसको उल्टाएंगे तो ये आपका आएगा 10/3 आएगा इंटू ये आएगा आपका, तो 10/3 आपका 1 से बड़ा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ नया आ रहा है वो पहले से बड़ा आ रहा है, ठीक है, पहले से अधिक आ रहा है। और वह किस तरह बिहेव करेगा? तो वह उत्तल लेंस की ही तरह बिहेव करेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा, लेकिन उत्तल लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कर आपका हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, कर दुरस्त वस्तुओं को जल के महीन बूंदे से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्वेश्चन करने का तो हुआ क्या कि दृश्य प्रकाश में जल क्या होता है? पारदर्शक होता है, लेकिन बहुत दूर से जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वस्तुओं की जल की महीन बिंदु से निर्मित कोहरे में हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कर आपका एक वर्णी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न से कौन सा गुण नहीं बदलता है? आपको पहले बता चुके हैं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक सामान्य सूक्ष्म सेल में वैद्युत अपघटक होता है। एक के सामान्य सूक्ष्म सेल में वैद्युत अपघटक होता है तो ये होता है आपका, ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड।
ऑप्शन सी होगा। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन कह रहा है मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? तो उसका उल्टा कार्य करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। डायनेमो को उल्टा कार्य करता है आपका विद्युत मोटर। क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन कह रहा है 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा, यानी 100 डेसिबल जो होता है ध्वनि वो कह रहा है किसके संगत होगा? देखिए इसका देखा जाए तो आपका ऑप्शन होगा कि एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 82 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए इनमें से कौन सा स्थिर होगा? ध्यान दीजिए, कह रहा आपका एक ये क्या है? सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल, ध्यान रखिए, सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल, ठीक है। और इसका जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है, ध्यान रखिए। वेलोसिटी नहीं, स्पीड। वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी नहीं सकता है क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होता है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अब कह रहा है क्या इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या स्थिर रहेगा? क्या वेग स्थिर रहेगा? नहीं, वेग बोलते वेलोसिटी स्थिर नहीं है, ये बदल रहा है क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है प्रत्येक पॉइंट पर, यानी वो बदल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में ये मैग्नीट्यूड का साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो गया, ऑप्शन ए होगा नहीं। कर त्वरण चेंज होता है, देखिए इसका तो इधर की ओर त्वरण तो 0 होगा, लेकिन एक सेंटर की ओर एक त्वरण होगा AN/v²/r, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, यहाँ है तो इधर की ओर होगा, यहाँ होगा तो इधर की ओर होगा, यहाँ रहेगा तो इधर की ओर होगा। इसका भी डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी त्वरण भी आपका चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है। अभी केंद्रीय बल सेंटर की फोर्स, तो सेंटर का फोर्स अभी इधर की ओर इधर होगा, यहाँ रहेगा तो इधर की ओर लगेगा, यहाँ रहेगा तो इधर की ओर, इसका भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो नहीं आपका ए कांस्टेंट है, नहीं बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। कह रहा गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका होता है 1/2 हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। इसमें हमको क्या ये कांस्टेंट आपका होगा, क्योंकि स्पीड इसका कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी स्थिर क्या रहेगा? तो गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन कह रहा है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा यानी सुक्रालोज, यानी सुक्रोज होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, सुक्रालोज, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन क्या आपका दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष को हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। अब देखिए मायोपिया तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, ठीक है। मायोपिया, इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें कह रहा है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया है नहीं, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो कोई भी व्यक्ति निकट की वस्तु तो साफ साफ देख पाता है, लेकिन वह दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, तो इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन क्या आपका मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाते। अभी आपको बताया है कि मायोपिया कहते हैं किसको? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति किसको नहीं देख पाता है? तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दूर की वस्तुओं से, ठीक। क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? अभी आपको बताया है अवतल लेंस के प्रयोग से, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन क्या आपका कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो क्या वस्तु की स्थिति क्या होगा? देखिए एक ही समय बराबर हो सकता है जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? वक्ता केंद्र पर रखेंगे, ठीक है। वक्ता केंद्र पर जब रखेंगे तो आपका इमेज भी कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वक्ता केंद्र पर। वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो इमेज भी आपका वही बनेगा और बराबर साइज का बनेगा।
क्वेश्चन 88 है, क्वेश्चन आपका विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण से मापी जाती है? आपको पता है ए मीटर से मापते हैं, ऑप्शन बी होगा वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। क्वेश्चन आपका 89 है, क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा को किस उपकरण से नापी जाती है? तो ए मीटर से नापी जाती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 90 है, क्वेश्चन कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ऑप्शन बी होगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्वेश्चन आपका 91 है, क्वेश्चन आपका प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो सिंपल एक प्रिज्म का यूज कीजिए, प्रिज्म से हम रंगों को अलग अलग कर सकते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 92 है, क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो यह दूरी से है। प्रकाश वर्ष किसकी क्या होती है? दूरी की होती है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 93 है, क्वेश्चन है कि किसी ऐनक की लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होंगे? एक तो +2 है डायोप्टर में, तब प्लस में है, इसका मतलब क्या? उत्तल लेंस होगा। यदि पावर प्लस में है तो समझ लेना उत्तल लेंस होगा, यदि निगेटिव में है तो समझ लेना अवतल लेंस होगा। अब कह इसका फोकस दूरी क्या होगा? सिंपल ध्यान रखिएगा आप कि पावर छोड़िए, सीधे फोकस दूरी ध्यान रखिए 100/p। कब यूज करेंगे? जब आपका यानी देखिएगा फोकल दूरी आपको सेंटीमीटर में चाहिए, ठीक है। फोकस दूरी जब आपको सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ से हम सीधे निकाल सकते हैं F बराबर 100/p। p कितना 2 है, डिवाइड कीजिए कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर आएगा। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर आएगा, यानी यहाँ से ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। p बराबर भी ध्यान रखिएगा 100/f, जब आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब। क्वेश्चन 94 है, क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये करती है उत्तर तरफ, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 95 है, क्वेश्चन कह रहा है चुंबकत्व का अचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? निम्न से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यह होता है, ध्यान रखिएगा, प्लेटिनम के द्वारा, ऑप्शन डी होगा, प्लेटिनम के द्वारा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 96 है, क्वेश्चन कह रहा है पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो पीतल होता है आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है पीतल, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 97 है, क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। क्वेश्चन 98 है, क्वेश्चन कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया था, यानी PEE के लिए दिया था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 99 है, क्वेश्चन कह रहा है अपेक्षता का सिद्धांत निम्न से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह दिया था आपका आइंस्टीन, ऑप्शन ए होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन अपेक्षता का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन आपका 100 है, क्वेश्चन कह रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो भाई यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 101 है, क्वेश्चन कह रहा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका 102 है, क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? कहना जो फ्यूज तार होता है वो आमतौर पर किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है आपका टीन और सीसा के मिश्र धातु से बने होते हैं। क्वेश्चन 103 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ध्यान रखिए कुचालक करा तब शीशा हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 104 है, क्वेश्चन कह रहा है ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ये नापता है ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 105 है, क्वेश्चन कह रहा है यदि बल को न्यूटन में, दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो कार्य को किस में प्रदर्शित करेंगे? देखिए बल का ऐसे यूनिट न्यूटन होता है, दूरी का ऐसे यूनिट मीटर होता है, तो भाई कार्य का भी ऐसे यूनिट क्या होता है? तो कार्य का ऐसे यूनिट जूल होता है, तो जूल हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा।
क्वेश्चन का 106 है, क्वेश्चन 106 क्वेश्चन कह रहा है अति चालक का लक्षण क्या होता है? अति चालक सुपर कंडक्टर, अति चालक क्या होता है? सुपर कंडक्टर आपका होता है ऑप्शन सी हो जाएगा शून्य परागम्यता, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 107 है, क्वेश्चन कह रहा है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? ध्यान रखिएगा, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, हालांकि गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर यानी तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 108 है, क्वेश्चन कह रहा है सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्ठी में हम किस दर्पण का यूज करते हैं? तो ये हम करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग हम सौर भट्ठी में करते हैं। और क्यों करते हैं ये बताइए? सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में प्रकाश जो है एक बिंदु पर जाकर मिलती है, इसलिए तो हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसीलिए सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 109 है, क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे चमत्कार ग्रह कौन सा है? ये आपका है शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 110 है, क्वेश्चन कह रहा है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं, ध्यान रखिएगा, मैक्रोस्कोप, ऑप्शन ए होगा, मैक्रोस्कोप, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम है विक्रम। ठीक है, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, रोवर का नाम था प्रज्ञान, और यही नाम आपका चंद्रयान 3 भी था। लैंडर और रोवर का नाम सेम था आपका चंद्रयान 3 भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 112 है, क्वेश्चन कह रहा है अल्ट्रासोनिक तरंग क्या होता है? अल्ट्रासोनिक तरंग क्या होता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं हम 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाले तरंग को, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले तरंग को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक कहते हैं। क्वेश्चन 113 है, क्वेश्चन कह रहा है आपका एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण हमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण उसमें विभव यानी पोटेंशियल उत्पन्न होता है, तो हम इसी को क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं थॉमसन प्रभाव, ऑप्शन ई होगा। क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 114, क्वेश्चन कह रहा है स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? स्वचालित कारों में कौन सा तेल लगता है? तो ये लगता है आपका पेट्रोल, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन है 115, क्वेश्चन कह रहा है स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो स्टीम इंजन भाप से चलता है यानी ऊष्मा से चलता है, ऑप्शन बी होगा, ऊष्मा से चलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 116, क्वेश्चन कह रहा है आपका वातानुकूलित यंत्र किस कारण ठंडा होती है? यानी जो एसी होती है वो किस कारण से ठंडा होती है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 117 है, क्वेश्चन कह आपका विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्न से किस पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो स्प्रे बोतल है ना, ये आपका स्प्रे बोतल बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 118 है, क्वेश्चन कह रहा है ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आपका ट्यूब में ठोस धातु पर, ट्यूब में जो ठोस धातु होते हैं उस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 119 है, क्वेश्चन है आपका कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? पंखे का रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो सिंपल बात है भाई, वोल्टेज पर डिपेंड करेंगे, वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे पंखे का रफ्तार उतना बढ़ेंगे, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 120 है, क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है? तो देखिए विद्युत चुंबक के जो कोर बनाते हैं वो नर्म लोहा से बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, 120 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 121 है, क्वेश्चन का आपका आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है? आधुनिक टेलीफोन का उपयोग यानी टेलीफोन किसका उपयोग करता है? ठीक है, तो आधुनिक टेलीफोन में हम रेडियो तरंग का यूज करते हैं, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 122 है, क्वेश्चन कह रहा है घड़ी में समय नापा जाता है?
घड़ी में समय नापा जाता है? देखिए आपका 122 का हो जाएगा ऑप्शन ए क्वार्जाइट क्रिस्टल द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन कह रहा है शीशे का उपयोग किया जाता है, तो शीशे का उपयोग किया जाता है आपका प्रकाश संचरण हेतु, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 124 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका विद्युत संचरण यानी ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण क्या है? कारण है ऊष्मा की हानि कम हो, ऑप्शन जी होगा। क्वेश्चन 125 है। क्वेश्चन कह रहा है एक जिप्टो किसके बराबर होता है? एक जिप्टो किसके बराबर होता है? ये होता है आपका 10 के पावर -21 के बराबर, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 127 है। क्वेश्चन कह रहा है पेंडुलम की घड़ी की समय अवधि क्या होती है? ये होता है आपका 2 सेकेंड होते हैं, ऑप्शन बी होगा, 2 सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 128 है। क्वेश्चन कह रहा है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। अचानक वृद्धि क्या इंगित करती है? तो अचानक वृद्धि करती है अत्यंत सूक्ष्म मौसम का, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ठंडे के मौसम में पानी का क्या जलीय जीवन को संरक्षित रखने में मदद करता है? पानी का विस्तार, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 130 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, मीथेन है, ओजोन भी है। आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 131 है। क्वेश्चन कह रहा है नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं कितने डिग्री पर? अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण को रखते हैं, एक दूसरे के समांतर रखते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कह रहा है बिल्ली की सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है, ये होता है आपका 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 133 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडवार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की दिशा की ओर स्थित है के कारण चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, तो ये होती है आपका 2, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 135 है। क्वेश्चन कह रहा है एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रेरण, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 136 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ठंडों के दिनों में लोहे की गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा का गुटका चालक होते हैं, यानी ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 137 है। क्वेश्चन कह रहा है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि एक पंखा गर्मी के दिनों में हमें आराम की अनुभूति क्यों महसूस करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होते जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 138 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, देखिए कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर हम क्या कर सकते हैं? आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप इसे रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, अतः आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, कमरे का आप थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 139 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खोल कर छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 140 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन को आपको पहचान करना है, इनमें से बताना आपको कि कौन सा कथन गलत है। देखिए इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए है, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, ये तो आपका सही है। कह सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। सी कह रहा है कि एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, गलत है, सी आपका गलत है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 141। क्वेश्चन कह रहा है 2 उत्तरोत्तर श्रृंख और 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं, यानी 2 लगातार नोड, ठीक है, 2 लगातार नोड और या 2 लगातार एंटी नोड के बीच को क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं यानी
तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। दो लगातार नोड और दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। दो लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी को हम कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 142 है। क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी पूछा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 143 है। क्वेश्चन कह रहा है पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार का बनते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर कन्फ्यूज कर देगा, कह रहा है पढ़ने में काम आने वाले। अब बताओ उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा। कह रहा है पढ़ने में काम आने वाले लेंस। अब देखिए पढ़ने में जो काम कौन सा लेंस आ सकता है, देखिए पढ़ने में हम वस्तु आपका नज़दीक रहता है। अब जिसको नज़दीक की वस्तु नहीं पढ़ पाता है वो यानी उसको क्या है, उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे दिमाग लगेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। रटने के लिए रट सकते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144 है। क्वेश्चन कह रहा है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है। देखिए अपने से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब है यह दर्पण अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये होगा, इसीलिए हजामती के रूप में हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 145 है। क्वेश्चन कह रहा है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस में इमेज बड़ा बनता है और यहाँ पर आवर्धक भी पूछा जा रहा है आपका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 146 है। क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है, अनुमानतः कितना होता है, तो आपका ऑप्शन बी कर सकते हैं 330 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 147 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो यह देखिए यह तरंग और कण दोनों नेचर के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पार्टिकल और वेव दोनों तरह का बिहेव करते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन का 148 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इनमें से बताना आपको कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो गामा किरणें है, एक्स रे किरणें भी है, अल्फा किरणें नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अल्फा कहते हैं हीलियम+2 को, हीलियम+2 चाहे को हम अल्फा किरण कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 149 है। क्वेश्चन कह रहा है आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश हमें नीला दिखाई देता है क्यों। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किसके द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, तारा क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से दिखा देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 है। क्वेश्चन कह रहा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 152। क्वेश्चन कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो आपको बताया था इससे पहले एक फॉर्मूला C/100 बराबर F-32/180 कर दीजिए। C की जगह आप 50 रखिए, 50/100 बराबर F-32/180, 50 दूनी 100, 2 से 90, कोना कोनी गुना कीजिए, आपका जाएगा F-32 बराबर 90 आ जाएगा। यहाँ से आपका F का मान आ जाएगा 90 + 32, ये आपका आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन 153 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब कह रहा बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तब क्या होंगे, तब जल का स्तर वही रहेगा। ठीक है, तब जल का स्तर वही रहेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है,
आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण ऐसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन का 154 है। क्वेश्चन कह रहा है वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है, तो सरफेस टेंशन के कारण होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ध्यान रखिएगा, यह होता है आपका F/L होता है। सरफेस टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का यूनिट होता है। क्वेश्चन 154 है, सॉरी 155 है। सबसे ज़्यादा संयंता यानी विस्कोसिटी किस में होता है। सबसे ज़्यादा संयंता यानी विस्कोसिटी किस में होता है, ये आपका आता है शहद में। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 156 है। क्वेश्चन कह रहा है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आते हैं, तो ये देखिए चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन का है, क्वेश्चन 157 है। क्वेश्चन कह रहा है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। देखिए चांद की सतह से कहाँ लाते हैं, पृथ्वी पर ला रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका वेट जो होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान यानी मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहीं भी लेकर चलिए कभी भी इसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा। इसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो किसी वस्तु को यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान m है तो इसका भार पृथ्वी पर हो जाता है आपका mg हो जाता है। ठीक है, mg हो जाता है। यदि इसका द्रव्यमान m है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, mg/6 होगा। यानी भार बदल सकता है, द्रव्यमान नहीं बदल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 158 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है, क्यों। प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाते हैं, क्यों। क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 159 है। क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा निम्न से किससे प्राप्त होते हैं, तो भाई सूर्य से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 160 है। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 161 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो यह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ऑप्शन बी होगा, 19 अप्रैल 1975। क्वेश्चन का क्वेश्चन 162 है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष दीर्घतम होता है यानी बड़ा होता है किस पर, किस ग्रह पर वर्ष सबसे बड़ा होता है। तो इसमें देखा जाए तो प्लूटो हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे अभी प्लूटो ग्रह नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 163 है। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग वही होता है जो लाइट का वेग होता है। ठीक है, तो लाइट का आपका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी यही होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 164 है। क्वेश्चन कह रहा है AC करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। AC करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो डायनेमो के द्वारा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 165 है। क्वेश्चन कह रहा है कि धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व देखिए आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, एक सदिश राशि होता है। ठीक है, यानी करेंट डेंसिटी। ठीक है, इसका इंग्लिश कहा जाए तो आपका हो जाएगा करेंट डेंसिटी। ठीक है, करेंट डेंसिटी क्या होते हैं, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की गति निम्न से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। यह क्वेश्चन पहले भी आया था, अभी आया है, यानी क्वेश्चन रिपीट किया है। तो ये होता है आपका कांच में। वहाँ पर आपको समझाए थे कि कैसे हम किसी मीडियम में देखेंगे कि प्रकाश का गति किस में कम होगा किस में ज़्यादा होगा। वहाँ पर आपको बताए थे कि वेग जो होता है वो आपका यानी अपवर्तनांक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 167 है। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश का धरती पर सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय होता है, तो लगभग 8 मिनट होता है। 8 मिनट 16 सेकंड कहीं दिया रहता है, तो ऑप्शन आपका सी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 168 है। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन ई दिया है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। 8 मिनट नहीं होगा, 8 मिनट 16 सेकेंड होता है। 8 मिनट 16 सेकंड आपको कहीं कहीं देता है, तो इसका आंसर बीपीएससी भी ऑप्शन ई ही दिया था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप 8 मिनट भी मान सकते हैं, लेकिन 8 मिनट बीपीएससी आंसर नहीं दिया था, 8 मिनट 16 सेकंड दिया रहता है, तो आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 169 है। क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये आपका है बृहस्पति ग्रह। चलिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी में है बृहस्पति ग्रह, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ये होता है टंगस्टन। टंगस्टन का यूज हम फिलामेंट के रूप में करते हैं। क्वेश्चन 171 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग करते हैं, तो ये करता है वो जर्मेनियम का। जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 172 है। क्वेश्चन कर रहा है परमाणु के नाभिक में होते हैं, देखिए परमाणु के नाभिक में होते हैं, आपको पहले बताया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाते हैं चारों ओर, ठीक है, बाहर में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 173 है। क्वेश्चन कर रहा है किसी विखंडीय द्रव का केंद्रिक द्रव्यमान होगा, इसका जगह ऑप्शन बी श्रृंखला अभिक्रिया हेतु न्यूनतम द्रव्यमान, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 174 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है ये आपको देखना है। ऑप्शन ए है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, देखिए यहीं पर गलत है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आपको अभी बताया है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बाहर में चारों ओर, तो इलेक्ट्रॉन तो आपका नाभिक के अंदर होता ही नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए ही गलत है, तो ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 175 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये आपका सौर ऊर्जा है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 176 है। क्वेश्चन कर रहा है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु बम जो सिद्धांत कार्य करता है ये ध्यान रखिएगा, ये आपका नाभिकीय विखंडन पर करता है, ठीक है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन में कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन बम ये कार्य करता है आपका नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन 177 है। क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अभी आपको बताया है कि हाइड्रोजन बम यानी नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, लेकिन कैसे, नियंत्रित की अनियंत्रित, तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन बम कार्य करता है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 177 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 178 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो ये रेडॉन वायु में नहीं उपस्थित होती है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 179 है। क्वेश्चन कह रहा है बिजली की खपत बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो ये होता है आपका किलो वाट घंटा मापते हैं, ठीक है, ये होता है किलो वाट घंटा मापते हैं, तो किलो वाट घंटा, वाट होता है ऑप्शन देखिए 1 होगा, यानी केवल ऑप्शन ए होगा, केवल वन होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 180 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, इसमें देखा जाए तो आपका जो यूरेनियम, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 181 है। क्वेश्चन कह रहा है इनसेट 2A कब छोड़ा गया था, तो ये छोड़ा गया था आपका 10 जुलाई 1992 को, 10 जुलाई 1992 को। क्वेश्चन 182 है। क्वेश्चन कर रहा है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये कहते हैं बिंदु प्रति इंच, नहीं ये आपका होगा बिंदु प्रहार प्रति इंच, ऑप्शन बी होगा, प्रहार प्रति इंच, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 183 है। क्वेश्चन कर रहा है प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, देखिए 183 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रेफाइट। क्वेश्चन 182 है। क्वेश्चन कर रहा है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो बिंदु प्रति इंच से निर्धारित करते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 183 है। क्वेश्चन कर रहा है प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज किस रूप में उपयोग किया जाता है, हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको जगह ऑप्शन डी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 184 है। क्वेश्चन कर रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइबर का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो ये है, ध्यान रखिएगा केवलर, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 185 है।
क्वेश्चन कह रहा है आपका कि HMX का पूर्ण रूप क्या है। HMX का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन ऑप्शन 1 किस में है, तो डी में है, केवल 1 होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 186 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है, तो देखिए कोबरा, एसक्यूएल, पाइथन, जावा ये सभी कंप्यूटर भाषा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 187 है कि हाल ही समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 190 है और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में क्या दिया है, अंतरिक्ष मिशन दिया है, और बी में क्या दिया, तो खोज दिया है। सूची 2 में खोज दिया है, यानी कौन सा मिशन किस ग्रह को खोज किया है, ठीक है, ये दिया है, इसको मैच करना है। और देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा था कब, तो आप देख सकते हैं 69वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब चलिए इसको मैच करते हैं। अब जिसको पहले आपको पता है वो पहले आप मैच कीजिए, जो आपको पहले पता है उसको आप पहले मैच कीजिए। अब देखिए जैसे जूनो है, ठीक है, तो जूनो है तो ये आपका बृहस्पति ग्रह को खोज किया है, तो आपका ये बी का 1 हो जाएगा। फिर आपका आर्टेमिस, ठीक है, आर्टेमिस है तो आर्टेमिस आपका हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, ये है आपका अमेरिका का नासा का ये कार्यक्रम है, तो आर्टेमिस का आपका 4 हो जाएगा, यानी सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बी का 1 सी का 4, बी का 1 और सी का 4 हो जाएगा। फिर आपका देखिए वेरिटास है तो आपका देखिए डी का जो 3 हो जाएगा, यानी शुक्र हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपका 1, तो 1 का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 2 हो जाएगा, तो 2 1 4 3 किस में 2 1 4 3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है 2 1 4 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में अभी तक फिजिक्स से पूछे गए प्रश्न था, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप बीपीएससी टीचर भर्ती का ही, शिक्षक भर्ती का ही एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपका यहीं से पूछे जाते हैं। इसलिए बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को एक बार आप ज़रूर रिवाइज कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आपको हम नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री की क्लास लेकर आएंगे।